अब चाहे फ्रिज जादू से चलने वाला हो या बिजली से चलने वाला, आखिर में राज के लिए फ्रिज मायने रखता था। इसके साथ साथ अब उसे नया फ्रिज खरीदने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि राज ने अब मुस्कुराना बंद कर दिया था। इतने में वसीम की नजर एसी पर पड़ चुकी थी। वो जाकर एसी के नीचे खड़ा हो गया और उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे अब कोई नई परेशानी आने वाली थी। सीनियर, आप कपड़े बदल लीजिए, फिर हम आपके लिए नया फोन और कंप्यूटर लेने चलेंगे। आपकी डिवाइस तो सीनियर निशित ने भेजी दी है। उसकी मदद से अब आप पहाड़ी महारथियों से बात कर सकते हैं। राज ने वसीम का ध्यान बटाने के लिए कहा, कपड़े? हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। अभी मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं उससे कई लोग मुझे घूरेंगे। वसीम ने सिर हिलाकर कहा और कंप्यूटर पर कुछ टाइप करके कपड़े देखने लगा। सिर्फ एक ही रात में वसीम काफी कुछ कंप्यूटर चलाने लगा था और उसने ये सब अपने आप ही सीखा था। इन कपड़ों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? थोड़ी देर बाद वसीम ने स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा, बढ़िया है। राज ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो मैं ये वाले पहन लूंगा। वसीम ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा और धीमे से अपने कपड़ों को झटकाया। तुरंत ही कपड़ों में एक अलग तरह की चमक आ गई। थोड़ी ही देर में वसीम स्क्रीन पर दिख रहे कपड़ों की तरह ही कपड़े पहनकर तैयार हो चुका था। ये देखकर राज की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये कपड़े बदलने वाला जादू था। इसकी सबसे खास बात थी कि इसमें अपने कपड़े गायब भी नहीं होते थे, बल्कि उनकी जगह दूसरे कपड़े आ जाते थे। राज को लगा जैसे अगर आम दुनिया की लड़कियों को ये जादू आ गया तो उनकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। तो अब हमें चलना चाहिए। वसीम ने अपने बालों को टोपी से ढकते हुए कहा, यहाँ से 3 बस स्टॉप दूर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। हमें वहाँ हमारी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। राज ने होश में आकर कहा, टफी, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? तभी राज ने टफी की तरफ मुड़कर पूछा, अभी तो मुझे गेम खेलना है। यही, यदि तुम मुझे घूमने लेकर जाना चाहते हो तो जब मेरा मन हो तब मुझसे पूछना। टफी ने राज की तरफ देखे बिना ही जवाब दिया। अब जब वसीम बाहर जाने वाला था तो कंप्यूटर चलाने का टफी का समय था। वो अपनी पत्नी से बातें करने के लिए बेताब था। सीनियर, चलो फिर चलते हैं। राज ने गहरी सांस लेकर कहा। वो तो वैसे भी टफी को घुमाने के लिए नहीं ले जाना चाहता था। अब जब राज वसीम के साथ अकेला जा रहा था तो उसे थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत थी, क्योंकि वो वसीम का ध्यान भटकने और जमीन पर गिरने का इंतजार नहीं कर सकता था। असीम शैतानी कबीला जादुई दुनिया के जाने माने शैतानी कबीलों में से आता था। इसके सभी लोग बहुत ही गुस्से वाले और समझ में न आने वाले थे। कबीले के लोगों के अलावा किसी को भी असीम शक्ति कबीले के इलाके का पता नहीं था। इस समय शैतानी कबीले की 69वीं चोटी महेंद्रगिरी पर हयग्रीव शांत खड़ा था। उसके पैरों के नीचे से बादल उड़ रहे थे और उसके पीछे असीम शैतानी कबीले की एक गुफा थी जिसका इस्तेमाल वो जादू करने में कर रहा था। जरा देखो तुम्हें, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास बहुत समय है, एक आदमी ने हयग्रीव के पास आकर कहा। अब जब खूनी तलवार तैयार हो चुकी है, सिद्ध चक्र मिल चुका है और कुछ ही समय में 5वां लेवल भी मेरे कदमों में होगा, तो अब मैं खाली समय का आनंद लेना चाहता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी काफी खाली समय है। हम दोनों ही अपनी पीढ़ी के सबसे खास जादूगर हैं और हमारा काम सिद्ध चक्र हासिल करने पर खत्म नहीं होने वाला है। हयग्रीव ने नितेंद्र की तरफ मुड़कर कहा। सिद्ध चक्र में कुल 9 तरह के पैटर्न मौजूद थे। हयग्रीव और नितेंद्र की बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो 1 या 2 पैटर्न से खुश नहीं होने वाले थे। उन्हें 7 पैटर्न हासिल करने की चाहत थी, और अगर इतना नहीं तो कम से कम 5 पैटर्न तो हर हाल में चाहिए थे। बस इसके लिए ही हयग्रीव ने खूनी तलवार से खूनी क्रिस्टल हासिल करने का घिनौना खेल रचा था। इसी के लिए नितेंद्र ने चिरंजीवी कबीले से सतरंगा अजाफुल और उसके इस्तेमाल का तरीका चुराया था। इसी के लिए अलगू ने चंद्र कबीले के लोगों को बौखलाहट दी थी ताकि उन्हें 3 शैतानों की शक्ति हासिल हो सके। इन तीनों ने खूनी क्रिस्टल, सतरंगा अजाफुल और 3 शैतानों की शक्ति इस्तेमाल करके सिद्ध चक्र के कई पैटर्न हासिल करने का ख्याल बनाया था। पिछले कुछ दिनों में मैंने सतरंगा अजाफुल इस्तेमाल करने के तरीके को अच्छे से समझने की कोशिश की है। अगले 1 महीने में मैं इसका इस्तेमाल बखूबी सीख जाऊंगा। नितेंद्र ने हयग्रीव की तरफ आकर कहा, मैं भी खूनी क्रिस्टल की सफाई का काम 1 महीने में पूरा कर लूंगा।
तब ये भी हमारे काम आ जाएगा। हैग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में ही वहां घना कोहरा छाने लगा और अलगू अचानक से वहां पहुंचा। तीनों शैतानों की कुंडलिनी के साफ करने की शुरुआत हो चुकी है। करीब 15 दिनों में ये इस्तेमाल के लिए तैयार होगी। अलगू ने कहा, तो चलो मिलकर अपने अपने कामों में जुट जाएं, ताकि कमजोरों की हमसे बात करने की भी हिम्मत ना हो, और फिर हम तीनों मिलकर कबीले के सबसे बड़े प्लान को अंजाम देंगे। हैग्रीव ने आंखों में चमक भरकर कहा। जैसे ही हैग्रीव ने बड़ी योजना की बात कही तो अलगू और नितेंद्र एकदम चुप हो गए। थोड़ी देर बाद नितेंद्र ने हल्की आवाज में हामी भरी। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगा। किसी को नहीं मालूम था कि इस वक्त नितेंद्र के दिमाग में क्या चल रहा था। इस वक्त अलगू भी काफी सीरियस हो चुका था। लगता है वो यहीं आ रहा है। तभी अचानक नितेंद्र ने कहा, क्या ये शाखा प्रमुख जिगोलो है? वो यहाँ हर कभी आते रहते हैं। उन्हें ऐसा करने में बोरियत नहीं होती? मेरे पास फालतू समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अलगू ने हंसकर कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद अलगू काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। नितेंद्र ने भी कुछ नहीं कहा और लकड़ी की तलवार पर चढ़कर उड़ गया। कुछ ही देर में वो भी आंखों से ओझल हो गया। हैग्रीव कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। असीम शैतानी कबीले की कई शाखाएं विश्व भर में फैली थीं और जिगोलो उनमें से एक का प्रमुख था। मतलब वो महेंद्रगिरी का रखवाला था। इसके अलावा वो काफी गुस्सैल भी था। वो किसी दो-धारी तलवार से कम नहीं था। अगर कोई भी उससे असहमत होता था तो उसकी तलवार तुरंत अन जाती थी। अगर कोई बेमन से उसके साथ बैठा भी हो तो शायद वो उससे लड़ने लग जाता था। ऐसे में अगर सामने वाले की ताकत उसके बराबर निकली तो मुकाबला लंबा चलता था, वरना सामने वाले की सिर्फ पिटाई ही होती थी। महेंद्रगिरी के लगभग सभी लोग जिगोलो से झगड़ा कर चुके थे। यहाँ तक कि गिरी मुखिया भी अब जिगोलो के सामने खड़ा नहीं होता था। बस इसीलिए ही जिगोलो को शाखा प्रमुख बनाकर दूर भेज दिया गया था। और जब से गिरी प्रमुख ने हैग्रीव को आसरा दिया था, तब से हैग्रीव जिगोलो का खास ध्यान ले चुका था। यह आदमी वाकई नाक में दर्द है, हैग्रीव ने मन ही मन कहा और खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि जिगोलो को दूसरे की परेशानी में ही खुशी मिलती है। लगता है हैग्रीव तुम्हारे पास आज ज्यादा ही समय है। तुम यहाँ खड़े होकर बादल देख रहे हो? हाँ, मुझे कुछ खबरें मिली हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तुमने चंद्र कबीले में उत्पात मचा दिया और पूरे कबीले की बलि चढ़ाकर 4 खूनी क्रिस्टल हासिल कर लिए। हालांकि सुनने में आया है कि अंत समय में किसी कमजोर जादूगर ने तुमसे एक क्रिस्टल चुरा लिया। ये भी कमाल की खबर थी वैसे। जिगोलो के आने के पहले ही उसकी आवाज आ गई। इसके बाद एक लंबा आदमी हैग्रीव के सामने आया। उसके सफेद बाल सेही की तरह दिख रहे थे। इसके अलावा उसकी आंखों की दोनों पुतलियां सुनहरे रंग की थीं। ये उसके जादुई अंदाज के कारण था। कुछ कुछ देर में उसकी आंखों में सुनहरी बिजली भी दिखाई देती थी। चोटी पर सभी को इसके बारे में पता है। फिर सीनियर भाई जिगोलो को इतनी देरी से खबर कैसे मिली? हैग्रीव ने बेमन से मुस्कुराकर कहा। ये जिगोलो को नाखुश कर देने वाली मुस्कान थी। हालांकि पूरे महेंद्रगिरी पर कोई भी जिगोलो से बात नहीं करना चाहता था। मैंने तो ये भी सुना है कि जिसने तुम्हारा क्रिस्टल चुराया उसने अभी अभी जादुई दुनिया में कदम रखा है। यहाँ तक कि उसका आधार भी पूरा नहीं हुआ है। जिगोलो ने खिल्ली उड़ाकर कहा। हाँ, ये भी सही है। ये एक आम लड़का था जो शाही शेर का दोस्त था। उसने अपने मन का दरवाजा खोल लिया था और आधार भी पूरा कर लिया था। हैग्रीव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इतनी सी बात से डर गए कि वो शाही शेर का साथी था? बस इतने के कारण तुमने खूनी क्रिस्टल वापस नहीं छीना। जिगोलो ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा। मुझे लगता है आप मजाक के मूड में हैं। बिना तैयारी के कभी चाल नहीं चली जाती। मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक मुझे उसका अंजाम न पता हो। हैग्रीव ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तो जितना समझ में आया उस हिसाब से तुम शाही शेर से डर गए। अब जब तुम्हें अपना खूनी क्रिस्टल लेने में डर लग रहा है तो मुझे ये काम अपने हाथ में ले लेने दो। मैं उसे ले आऊंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, नहीं है ना? हालांकि तुम्हें बुरा लग भी जाए तो मुझे
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिगोलो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सीनियर भाई, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, हाइग्रीव ने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा। असल में वो जिगोलो को जोरदार तमाचा मारना चाहता था, हालांकि उसने खुद को काबू में रखा। जिगोलो ने भी अपने पैर जमीन पर पटके और वहां से चला गया। क्या तुम जिगोलो का इस्तेमाल उस लड़के पर करने वाले हो? जिगोलो के जाते ही अलगू ने पूछा। अगर उसने वाकई खूनी क्रिस्टल ले लिया तो हम क्या करेंगे? नितेंद्र ने बादलों से निकलकर पूछा। इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खूनी क्रिस्टल का एक हिस्सा बस है। हाँ, वो बात अलग है कि जिगोलो उसे आसानी से हजम कर जाएगा। हाइग्रीव ने मुट्ठी बांधकर कहा और आगे बोला। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो लड़का कोई आम जादूगर था, वरना वो इतनी आसानी से हमारी रणनीति में कमी नहीं निकाल पाता। उसने तुक्का मारकर वो कमी नहीं ढूंढी थी। इसका मतलब या तो वो भेड़ों में भेड़िया है या कोई बहुत ताकतवर उसकी मदद कर रहा है। इसमें से वो जो भी है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। और अब जब जिगोलो ने खुद ये काम हाथ में लिया है तो मुझे उसे रोकना ठीक नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मुझे भी उसे रोकना ठीक नहीं लगता, नितेंद्र ने कहा। मैं जिगोलो पर नजर रखूंगा, अलगू ने कहा। क्या राज पर बढ़ रही इस नई मुसीबत से राज खतरे में पड़ने वाला था? क्या जिगोलो राज से खूनी क्रिस्टल छीन कर ले जाएगा? जिगोलो अपनी गुफा में वापस आ गया और अपने जादू की मदद से असीम शैतानी कबीले की अपनी शाखा से संपर्क साधने लगा। कबीले में हमेशा रक्षात्मक जादू चालू रहता था, इसलिए मोबाइल द्वारा बाहरी दुनिया से जुड़ पाना असंभव था। शाखा प्रमुख, आपको कोई मदद चाहिए? शाखा प्रबंधक मैनेजर चंद्रू ने तुरंत उत्तर देकर कहा। इस शाखा के लोग वाकई बहुत बदकिस्मत थे कि उनका जिगोलो जैसा प्रमुख था। जिगोलो उन सब की पिटाई लगा चुका था। वो सभी इतने डरे हुए थे कि जिगोलो को इस बात से भी गुस्सा आ जाता था और आखिर में उनकी ही पिटाई हो जाती थी। मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज का पता लगाओ। करीब 15 दिन पहले हाइग्रीव ने चंद्र कबीले की बलि चढ़ा दी और उसका खूनी क्रिस्टल किसी कमजोर जादूगर ने चुरा लिया। उस जादूगर की सारी जानकारी मुझे ला कर दो। जिगोलो ने सख्त आवाज में कहा। समझ गया, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ, मैनेजर चंद्रू ने कहा। जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए मुझे आकर सब कुछ बताना, जिगोलो ने आम लोगों की तरह कहा। भले ही जिगोलो बहुत ही गुस्सैल था, लेकिन सामान्य कंडीशन में जिगोलो भी आम लोगों जैसा ही बर्ताव करता था। शाखा के अंदर मैनेजर चंद्रू ने अपने गुर्गों को हाइग्रीव वाली घटना की सारी जानकारी जुटाने के लिए लगा दिया। असीम शैतानी कबीले के गुप्तचर चारों ओर फैले हुए थे और दुनिया में उसकी शाखाएं भी इसी नेटवर्क का हिस्सा थी। इसलिए हर शाखा जानकारी इकट्ठा करने में एक दूसरे की मदद करती थी। जल्द ही महेंद्रगिरी शाखा को भी उनकी जानकारी मिलने वाली थी। खूनी क्रिस्टल चोरी हो जाने के बाद से ही हाइग्रीव ने भी राज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपने साथियों को लगा दिया था और 5 ही दिन में पहले एक आदमी ने राज के बारे में कुछ जानकारियां हाइग्रीव को दे दी थी। लेकिन इस जानकारी से हाइग्रीव के मन में और भी सवाल पैदा होने लगे थे, जैसे कि इस साल के पहले राज और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक स्कूल का बच्चा था। हालांकि फिर जादुई दुनिया में अपनी दवाइयों के कारण काफी जाने जाने वाले शल्य की राज से दोस्ती हो गई और बाद में ऐसा ही शाही शेर के साथ भी हुआ। हालांकि ये सब जानकारी अधूरी थी, लेकिन हाइग्रीव को इतना तो समझ में आने लगा था कि राज के साथ कई ताकतवर जादूगर थे। इसके बाद जब लोगों ने इस जांच पड़ताल को आगे जारी रखना चाहा, तो उनके साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब हुआ। 3 दिन पहले किसी ने असीम शैतानी कबीले की देहरादून शाखा को तबाह कर दिया। यह काम शाही शेर का था। उसने अकेले ही पूरी शाखा निस्तो नाबूद कर दी थी। ऐसा करने के बाद शाही शेर वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद शाही कबीले का माल विभाग देहरादून शाखा आया और वहां मौजूद सभी तरह के खजाने और चीजों को वहां से ले गया। यहाँ तक कि कुछ जानकारियां भी उनके हाथ लग गईं। हालांकि किस्मत से उस शाखा में मौजूद जानकारी बहुत ही बड़ी जानकारी नहीं थी, इसलिए असीम शैतानी कबीले को इसका कोई बड़ा हर्जाना नहीं भुगतना पड़ा। शाही कबीले का शाही शेर इस आदमी ने
नाक में दम कर रखा है। इस पूरी घटना की रिपोर्ट देखते ही मैनेजर चंद्रू डर कर कांप उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शाही शेर ने सिर्फ एक तलवार के बूते पर अकेले ही पूरी शाखा को कैसे तबाह कर दिया, जबकि असीम शैतानी कबीले की हर शाखा में करीब 800 लोग रहते थे। इसके अलावा अगर वहां के रक्षात्मक जादू की बात करें तो वे 6वें लेवल के किसी भी जादूगर को रोकने के काबिल थे। लेकिन शाही शेर जो कि 5वें लेवल पर था, उसने उस जादू को भी तहस नहस कर दिया था। अब इस बारे में सोचने पर मुझे समझ आया कि हमारी शाखा भी देहरादून शाखा से दूर नहीं है, मैनेजर चंद्रू ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसने तुरंत ही शाखा प्रमुख जिगोलो से बात करने की ठानी। क्या तुम्हें उस लड़के के बारे में कोई जानकारी मिली? जिगोलो ने पूछा। हाँ शाखा प्रमुख, मैं उसके बारे में मिली सारी जानकारी आपको भेज दूंगा। इसके अलावा असीम शैतानी कबीले की देहरादून शाखा को शाही शेर ने अकेले ही तबाह कर दिया और हमारी शाखा भी उसके बहुत करीब है। क्या हमें सावधान हो जाना चाहिए? मैनेजर चंद्रू ने बड़े संभले हुए शब्दों में कहा। वो किसी भी कीमत पर जिगोलो को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। ये सब हायग्रीव की गलती है। उसने ही उस पागल शाही शेर को उंगली की थी। हालांकि उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कबीला उससे निपटने के लिए किसी को भेज देगा। जैसे ही मुझे वो लड़का मिलेगा, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। पहले मुझे वो जानकारी भेज दो, फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है, जिगोलो ने अजीब ढंग से कहा। जैसे ही जिगोलो ने कहा कि कबीला किसी को इस मामले से निपटने के लिए भेजेगा, तो मैनेजर चंद्रू ने राहत की सांस ली। बातचीत खत्म होने के बाद जिगोलो ने शैतानी ढंग से मुस्कुराया। उसे अपनी ही बात पर हंसी आ रही थी। कबीला शाही शेर को रोकने के लिए किसी को भेजेगा, लेकिन ऐसा आखिर कोई था ही नहीं। सहस्त्रबाहु जैसे शूरवीर को शाही शेर ने घायल कर दिया था और उसे हयग्रीव के साथ भागना पड़ा था। अगर शाही शेर जिगोलो की शाखा को मिटाने वाला था, तो कहीं न कहीं जिगोलो के लिए ये अच्छी चीज थी। अपनी शाखा मिट जाने के बाद जिगोलो असीम शैतानी कबीले की मुख्य शाखा वापस जा सकता था। इसलिए वो भी अपनी शाखा तबाह हो जाने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद जिगोलो ने मैनेजर चंद्रू की भेजी जानकारी देखना शुरू कर दी। इस जानकारी से तो कई और सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो बड़ी ही मजाकिया जानकारी है। एक झलक में ही मुझे सब समझ आ गया। ये जूनियर नाम का लड़का बस अच्छी किस्मत वाला है, जिसके कारण इसकी शल्य से दोस्ती हो गई है और ये जादूगर बन गया। शाही शेर के शल्य से अच्छे संबंध होने के कारण ही ये लड़का शाही शेर से जुड़ पाया। जिगोलो ने अपनी दूर दृष्टि लगाते हुए सोचा और उसने इस बात को ही सच समझ लिया। इसके बाद उसने मैनेजर चंद्रू को फिर से कांटेक्ट किया। मैनेजर चंद्रू, किसी को इस जूनियर नाम के लड़के पर नजर रखने के लिए भेजो। सही मौका पाकर उसे जिंदा पकड़ लो। इसके बाद उसे शाखा लेकर आओ। तुम्हें शल्य या शाही शेर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों अभी उसके साथ मौजूद नहीं है। आखिरकार इस लड़के ने अभी अभी अपना आधार हासिल किया है, तो उसे पकड़ना काफी आसान होगा। जब तुम इतना कर लो तो मेरा इंतजार करना। मैं खुद आकर उसकी जांच पड़ताल करूंगा और कोनी क्रिस्टल की जानकारी निकालूंगा। जिगोलो ने भयानक ढंग से हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी किसी को वहां भेजता हूँ, मैनेजर चंद्रू ने सिर हिलाकर कहा। बात खत्म होते ही मैनेजर चंद्रू ने एक बार फिर राहत की सांस ली। क्या हमारी शाखा का कोई देहरादून के आसपास है? चंद्रू ने अपने गुर्गो से पूछा। मैनेजर चंद्रू, छोटा चेतन ही देहरादून इलाके में किसी चीज की जांच पड़ताल करने गया है, गुर्गे ने कहा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। छोटा चेतन पहले लेवल का जादूगर था और वो जल्द ही सिद्ध चक्र हासिल करने वाला था। वो बहुत ही काबिल और अपनी ताकत छुपाने में माहिर था। इस शाखा में वो जानकारी जुटाने में सबसे होनहार जादूगर था, लेकिन उसके नाम के ठीक उलट उसकी ऊंचाई पूरी 2 मीटर थी। वो हाड़ मांस का एक पहाड़ था। इस सब के बावजूद भी उसका चेहरा काफी सुंदर था। छोटा चेतन इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि हट्टे कट्टे लड़के भी सुंदर हो सकते हैं। छोटा चेतन, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ चेतन भी कह सकते थे, ये ज्यादा बेहतर लगता है, मैनेजर चंद्रू ने सीरियस होकर कहा। ठीक है, तो अब मैं चेतन ही कहूंगा, गुर्गे ने जवाब दिया। ठीक है, फिर छोटा चेतन। अरे चेतन से कह दो कि जूनियर नाम के उस लड़के पर नजर रखे और मौका मिलते ही उसे अगवा कर ले।
उसने अभी अभी अपना आधार हासिल किया है और चेतन को उससे निपटने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैनेजर चंद्रू ने कहा, ठीक है, मैं अभी उससे बात करता हूँ, गुर्गे ने कहा और फोन निकालकर चेतन को फोन लगाया। थोड़ी देर घंटी बजने के बाद सामने से फोन उठाया गया। चेतन, तुम्हारे लिए एक काम है, गुर्गे ने सीधा मुद्दे पर आकर कहा। यह सुनने में कितना अजीब लगता है, मुझे छोटा चेतन ही कहो। दूसरी तरफ से एक आवाज आई। गुर्गे ने आसमान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर लानत भरे एक्सप्रेशन आ गए। ठीक है, मैनेजर चंद्रू ने कहा है कि तुम्हें जूनियर नाम के एक लड़के पर नजर रखनी है। उसने अभी अभी अपना आधार हासिल किया है। अगर तुम्हें मौका मिले तो उसे अगवा करके कबीले वापस लाना है। मैं उसकी जानकारी थोड़ी देर में तुम्हें भेजता हूँ, गुर्गे ने दांत पीसते हुए कहा। जूनियर, मुझे इसके बारे में पता है, तुम कुछ मत भेजो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, चेतन ने कहा और फोन कट कर दिया। जैसी मुझे उम्मीद थी। जूनियर ने असीम शैतानी कबीले का ध्यान खींच ही लिया। अगर मैंने उसे पकड़ लिया और कबीले वापस ले जा पाया तो मेरी तरक्की पक्की है, चेतन ने हंसकर कहा। हंसते हुए उसने किसी को फोन लगाया। हेलो सलोनी, ये मैं हूँ छोटा चेतन। अरे मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, तुम्हें कुछ चुराना होगा, छोटा चेतन ने कहा। सलोनी पॉकेटमार कबीले की सदस्य थी और वो ताले और बंदिशें तोड़ने में माहिर थी। अभी तक वो कई बार कामयाब हो चुकी थी। इसके बाद चेतन ने सलोनी को जूनियर के बारे में सीधा बताया। वो बात को ज्यादा घुमा फिरा कर पेश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सलोनी को जूनियर के घर जाकर खूनी क्रिस्टल चुराने को कहा। सलोनी उसकी एहसानमंद थी, इसलिए एहसान अदा करवाने का चेतन के पास इससे बेहतर मौका नहीं था। इस समय राज वसीम के साथ बस में बैठा था। अजीब है, लगता है आज बस कुछ ज्यादा ही भरी है। राज को जब भीड़ महसूस हुई तो उसने कहा। पूरी बस खचाखच भरी हुई थी और राज को लग रहा था कि सारी भीड़ उसकी और वसीम की तरफ ही आ रही थी। राज ने गौर से भीड़ की तरफ देखा, तब उसे समझ आया कि ज्यादातर लोग वसीम को घूर रहे हैं। शायद वो भी वसीम की तरफ आकर्षित हो गए थे, लेकिन वसीम ने तो मेडिटेशन के बाद अपना आकर्षण रोक लिया था। वसीम की मूर्ति से निकलने के बाद राज को एक बार भी अपने दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आकर्षण कैसे बढ़ रहा था। राज ने फिर तुरंत ही वसीम की तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वसीम शून्य की ओर देखकर सोच में डूब रहा है। राज की दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने ठान लिया कि वो वसीम को आगे से कभी भी बस में नहीं बैठने देगा। किस्मत से उसका स्टॉप आ चुका था। सीनियर, हम पहुंच गए, राज ने वसीम के कंधे को ठोकते हुए कहा और वसीम होश में आ गया। अच्छा, हम आ गए, वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद बड़ी मुश्किल से वो दोनों बस से बाहर निकल पाए। चलो पहले हम फोन और सिम कार्ड ले लें, राज ने गहरी सांस लेकर कहा। राज ने मन ही मन ठाना कि अपने इलाके में लौटने के लिए इस बार वो खाली रोड इस्तेमाल करेगा। क्या राज अपनी तरफ बढ़ रही साजिश के बारे में समय से जान पाएगा? क्या राज फिर से किसी बड़े खतरे में पड़ने वाला है?